मांझी विधानसभा सारण जिले में है, लेकिन इसका लोकसभा महाराजगंज पड़ता है। फिलहाल तो सीपीएम ने यहां से जीत हासिल की है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है रंजन जी? देखिए, जब आप मांझी विधानसभा क्षेत्र को देखती हैं तो पहला चुनाव यहां 1952 में हुआ था, तो पुरानी विधानसभा की सीट है और यहां पर जो दंगल होता है उसमें जो है बड़े बड़े महारथी जो है वो चुनावी अखाड़े में उतरते रहे हैं। तो ये चीज भी दिखती है। ये यूपी की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और यहां पर अगर आप देखें तो ब्राह्मण, राजपूत और यादव मुकाबला इन्हीं के बीच होता है और ज्यादातर विधायक इन्हीं जातियों से चुने गए हैं अब तक। अब अगर हम इस विधानसभा की बात करें और देखें तो अब तक यहां पर 17 चुनाव हुए हैं और 17 चुनाव में से 7 बार जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। जेडीयू को 3 बार यहां सफलता मिली है, तो जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है वो 2 बार यहां से जीतने में कामयाब हुआ है। जनता पार्टी, जनता दल, सीपीएम को एक बार सफलता मिली है, तो निर्दलीय उम्मीदवार भी 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अगर आप मांझी विधानसभा सीट को स्कैन करें तो एक और चीज जो दिखती है कि यहां जो है आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, यहां ट्रायंगुलर भी नहीं होता, क्वाड्रेंगुलर भी नहीं होता। यहां पर मुकाबला जो है मल्टी कॉर्नर होता है और बहुत सारे कोने में जो है मुकाबला जो है वो खुल जाता है। तो अगर आप इसे इस तरह से देखें 2010 से, तो 2010 में गौतम सिंह यहां से चुनावी मैदान में थे, जेडीयू के टिकट पर थे और उनको जो वोट आए थे 28,687 वोट आए थे। अगर उसका मत प्रतिशत निकालिए तो 26.89%, मतलब कि 27% के आसपास। उनके खिलाफ आरजेडी से हेमनारायण सिंह थे जिनको 20,783 वोट जो है आते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो यहां पर जो है रविंद्रनाथ मिश्रा भी चुनावी मैदान में थे, उनको भी लगभग 8% वोट। ओम प्रकाश प्रसाद, उनको भी यहां पर 6.5% वोट। इसके अलावा सत्येंद्र यादव सीपीएम के टिकट पर, उनको भी 5% वोट और जो कांग्रेस से बुधन प्रसाद यादव चुनावी मैदान में थे उनको भी 6.5% वोट। तो वोट सभी में बटा 6 जो है वो मुख्य खिलाड़ी के तौर पर दिखे और सिर्फ 26.89% वोट लाकर गौतम सिंह जो है मुकाबला 7,904 वोटों से जीत जाते हैं, जेडीयू को जीत मिलती है। 2015 में गठबंधन में यह सीट कांग्रेस को जाती है, जेडीयू की सिटिंग सीट थी लेकिन मिलती है कांग्रेस को लड़ने के लिए और कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता, धाकड़ नेता विजय शंकर दुबे को यहां से चुनावी मैदान में उतारती है। जबकि एनडीए की तरफ से एलजेपी के केशव सिंह जो हैं वो चुनावी अखाड़े में दिखते हैं और इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो फिर से सीपीएम के टिकट पर डॉक्टर सत्येंद्र यादव थे, फिर राणा प्रताप सिंह भी चुनावी मैदान में उतर गए थे, ओम प्रकाश प्रसाद भी थे और रविंद्रनाथ मिश्रा भी थे। तो मतलब ये कि एक बार फिर से 6 कोणों में मुकाबला हो रहा था, 6 कोण बन गए थे और यहां पर देखिए कि विजय शंकर दुबे को 29,558 वोट, मतलब कितना प्रतिशत? 20.57%। सिर्फ इतना वोट लाकर वो चुनाव जीतते हैं। कितने से जीतते हैं? 8,866 वोटों से, क्योंकि यहां पर वोट बट रहे हैं, सभी उम्मीदवारों में वोट बट रहे हैं और विजय शंकर दुबे जीतते हैं। एलजेपी के केशव सिंह को 14.5% के आसपास वोट आते हैं, 20,692 वोट, जबकि सीपीएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव को 17,803 वोट मिलता है, 12.39%। राणा प्रताप सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको 14,322 वोट, मतलब कि 10%। ओम प्रकाश प्रसाद जो कि निर्दलीय थे उनको 13,000 वोट, वो भी 9% वोट लाने में कामयाब हुए और रविंद्रनाथ मिश्रा को भी 9,713 वोट आया, मतलब 6.7% वोट। तो जीत यहां पर विजय शंकर दुबे को मिली, कांग्रेस को जीत मिली 2015 में। इसके बाद 2020 आता है।
अब फिर से इसमें एक दिलचस्प चीज देखने को यह मिल रहा है कि जिसकी सीटिंग सीट हो रही है वो अगले चुनाव में छोड़ दे रहा है गठबंधन में। 10 में जेडीयू की सीटिंग सीट थी तो 15 में उसने कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दी। 15 में ये विजय शंकर दुबे कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं तो 20 में ये सीट जो है सीपीएम को चली जाती है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को, और विजय शंकर दुबे महाराजगंज विधानसभा शिफ्ट कर दिए जाते हैं, वो वहां पर चुनाव लड़ते हैं। तो अब अगर 2020 की बात कीजिए तो यहां से डॉक्टर सत्येंद्र यादव महागठबंधन के उम्मीदवार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, वो खड़े होते हैं। जेडीयू से माधवी कुमारी सिंह को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाता है। राणा प्रताप सिंह एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े होते हैं और आरएलएसपी के टिकट पर ओम प्रकाश प्रसाद जो है वो भी चुनावी दंगल में उतरते हैं, वो भी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एलजेपी से सौरभ कुमार पांडे जो है वो मैदान में होते हैं। तो फिर से 6 कोण खुल गए, 6 कोना यहां पर फिर से दिखता है। और इसमें क्या दिखता है कि डॉक्टर सत्येंद्र यादव को 59,324 वोट आता है, मतलब 37.6%। और माधवी कुमारी जो है, जो जेडीयू प्रत्याशी थी, वो तीसरे नंबर पर चली जाती हैं। जो निर्दलीय राणा प्रताप सिंह थे वो दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, 33,938 वोट लाकर 21.5% वोट उनको मिलते हैं। तीसरे पर माधवी कुमारी 29,155 वोट, चौथे पर ओम प्रकाश प्रसाद 10,109 वोट, और फिर जो है आप देखिए सौरभ कुमार पांडे एलजेपी के, वो छठी पोजीशन पर थे 3,725 वोट। विजय प्रताप सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको भी 7,374 वोट। तो हर तरफ जो है वोट बटे, और लेकिन जीत मिली सीपीएम के उम्मीदवार डॉक्टर सत्येंद्र यादव को ही। हालांकि सत्येंद्र यादव जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं अभी, और वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। अब देखना यह है, जो रिकॉर्ड देख रहा हूं कि हर बार जिसकी सीटिंग सीट होती है अगली बार वो गठबंधन से निकल जाता है, तो इस बार क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। क्या डॉक्टर सत्येंद्र यादव रिपीट होते हैं, क्या सीपीएम को ही ये सीट जाती है, या फिर आरजेडी इस सीट पर दावा करती है। आरजेडी के भी कुछ प्रत्याशी हैं जो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेडीयू से लेकिन इस बार प्रत्याशी बदलेगा, क्योंकि माधवी कुमारी सिंह जो हैं उन्होंने उस हार के बाद जो है ऑलमोस्ट राजनीति को छोड़ दिया है, तो वो अब मुकाबले में वैसा दिख नहीं रही हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह को टिकट नहीं दिया था आरजेडी ने, तो वो जो है जेडीयू के साथ आ गए थे, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली है। तो ऐसी परिस्थिति में ये संभावना व्यक्त की जा रही है, चूंकि यहां राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी है, कि रणधीर कुमार सिंह को जेडीयू यहां से चुनावी मैदान में उतार सकता है। वैसे उतारने को तो गौतम सिंह भी हैं, जो कि 2010 में यहां से चुनाव जीते थे और वो मांझी से 3 बार जीत चुके हैं। लेकिन दावा जो है वो रणधीर सिंह का मजबूत दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि वो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा वो महाराजगंज लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद जेडीयू में शामिल हुए थे, और उन्होंने उस वक्त जो है संसदीय चुनाव में एनडीए की काफी मदद भी की थी और उसका असर भी पड़ा था, तो उनका दावा मजबूत दिखता है। लेकिन एक और जो दिलचस्प खबर इस विधानसभा क्षेत्र से है कि राणा प्रताप सिंह, जो कि पिछले चुनाव में दूसरी पोजीशन पर आ गए थे और 33,938 मतलब 34,000 वोट अकेले लेकर आए थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो और वो भी पूरा प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के झंडे बैनर के साथ प्रचार कर रहे हैं। अब बीजेपी यहां यह कहकर दावा कर सकता है कि जेडीयू पिछली बार तीसरे स्थान पर था और जो राणा प्रताप सिंह निर्दलीय दूसरी पोजीशन पर थे और वो जो हैं अब बीजेपी में हैं, तो उनका दावा मजबूत है। एनडीए का पूरा वोट मिलेगा उन्हें। लेकिन फिर आप रणधीर सिंह को कहां एडजस्ट कीजिएगा? जो पिछला विधानसभा चुनाव था, रणधीर सिंह छपरा विधानसभा से लड़े थे,
लेकिन तब वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और अभी छपरा में बीजेपी का सिटिंग विधायक है और वहां से जो है आप देखते हैं कि सीएन गुप्ता बीजेपी के जो हैं वो विधायक हैं और वहां पर वैश्य वोटर्स अच्छी संख्या में 10-12%। तो वहां पर भी उनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तब ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि शायद रणधीर सिंह को यहां से टिकट दिया जाए, लेकिन फिर वैसी परिस्थिति में राणा प्रताप सिंह क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जनसुराज भी तो एक पार्टी है, वो भी तो यहां पर ऐसे मौके की तलाश में होगा कि जिनको टिकट नहीं मिलता है और वो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं चुनावों में, तो क्यों नहीं उनको अपनी पार्टी में लाकर टिकट दिया जाए। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं और लोग ऐसा करते भी हैं, खास करके नई पार्टियां ये चीज करती हैं। खैर, अगर हम यहां पर एक चीज और देखें कि यहाँ का अब जातीय समीकरण भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर जातीय समीकरण जो कि एक अनुमान है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो एससी वोटर्स हैं वो 12.64% हैं, एसटी भी हैं यहाँ पर 3.61%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 8.9%, यादव वोटर्स जो हैं वो एक अनुमान के अनुसार 14-15% हैं। और यादव कह लीजिए, राजपूत कह लीजिए और ब्राह्मण कह लीजिए, इन तीनों का रेशियो जो है वो ऐसा ही है, 14-15, 15-16, 13-14 इस तरह का ही है। जैसे यादव वोटर्स 14-15%, तो राजपूत हो सकता है कि 15-16% के आसपास, ब्राह्मण जो हैं वो 13-14% के आसपास, भूमिहार वोटर्स की संख्या यहाँ उतनी नहीं है, 3-4% के आसपास, लेकिन वैश्य हैं 9-10% के आसपास जो है वो वैश्य वोटर्स हैं। और इसके अलावा कोयरी कुर्मी को अगर आप देखिए तो वो 10 से 10.5% हैं। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां का समीकरण जो है वो थोड़ा थोड़ा एनडीए को सपोर्ट करता दिखता है, क्योंकि यहां पर जब आप सामान्य जाति के वोट देखती हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट 35% के आसपास दिखता है। अब इसमें जब आप वैश्य वोटर्स जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते हैं, उनके वोट को जब आप ऐड कीजिएगा तो वो 44-45% के आसपास पहुंच जाता है। अब इसमें अभी आप जो नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं, कोयरी कुर्मी, उनको जोड़ नहीं रहे हैं, तो अगर वो भी जुड़ जाएं तो फिर एनडीए का काम आसान हो सकता है। दूसरी तरफ जो सीपीएम है उसको माई का सहारा रहेगा, मुस्लिम और यादव वोटर्स का वो 24-25% का चंक बनता है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट है उसमें उनको सेंधमारी करनी पड़ेगी। पिछली बार उनको बड़ी संख्या में दलित वोट मिले हैं, लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए के साथ हैं और फिर उनको कोयरी कुर्मी वोट जो है वो साधना होगा। असल में यहां पर मुकाबला इस तरह से होता रहा है, आपको यादव वर्सेस राजपूत होगा, यादव वर्सेस ब्राह्मण होगा, ये चीज जो है वो देखना यहां पर जो है वो दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का होगा, क्योंकि जो एक और चीज हमने अब तक देखी है कि यहां मल्टी कॉर्नर फाइट होती है। तो जब अगर जिस जाति का उम्मीदवार किसी और पार्टी से भी खड़ा हो रहा है तो दोनों गठबंधन में से लोग वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ जाकर वोट कर रहे हैं। तो इसलिए देखने में तो लगता है कि एमवाई 24% है और सामान्य 35% है, लेकिन ये वोट इंटैक्ट आरजेडी और एनडीए के पास रेस्पेक्टिवली रहेगा ही, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती अगर आप पिछले आंकड़ों को देखें तो इसलिए जो है मांझी का जो चुनाव है वो रोचक होगा। अब देखना है कि इस बार मांझी किसकी नैया पार लगाता है। देखिए, ये मांझी को स्कैन किया हमने और मांझी की जंग वाकई काफ़ी दिलचस्प इस बार होने वाली है और कई कोण में मुकाबला होगा। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो कैंडिडेट कौन होता है यहाँ से और उसे वोटर्स का कितना सपोर्ट मिलता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आज के लिए सिटी स्कैनर में फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।